ये पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल्स ऑफ इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास और कब से कब तक 1206 से लेकर 1740 तक। यानी इस जो हमारी ये जो बुक है इसके अंतर्गत हम मध्यकालीन जो बीच का भारतीय इतिहास था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कहाँ से कहाँ तक 1206 से लेकर 1740 तक का हम इसके अंदर जिक्र करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, यानी जिस तरह हम फर्स्ट ईयर क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जिस तरह शिलालेख थे, पुरातत्व विभाग इस तरह के अनेक प्रकार के जो शिलालेख थे या अभिलेख थे, गुहा लेख थे, उसके हिसाब से हमने प्राचीन इतिहास को जाना था। भी उस समय भारत के लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी, उसी के हिसाब से अनेक लिखित स्रोत मिलते थे उसके हिसाब से। उसी तरह जो हमारा मध्यकालीन यानी जो मेडिवल्स इंडिया है उसके हिसाब से, यानी उस भारतीय जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसको जानने के प्रमुख कौन कौन से स्रोत है। जिस तरह ऐतिहासिक स्रोत, अनेक लिखित ग्रंथ मिले गए, उसके बाद में साहित्यिक स्रोतों की रचना की गई। फिर इसी मध्यकालीन जो भारत का इतिहास था इसके अंतर्गत अनेक विदेशी यात्री भारत का भ्रमण करने के लिए आए, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा और तथा उन्हें भारत के फिर यानी पहला जो प्रश्न हम कह सकते हैं, पहला प्रश्न क्या हो सकता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के जो प्रमुख स्रोत है, कौन से साधन है जिसके माध्यम से हमें जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको जान सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आगे है भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना, यानी भारत के अंदर कैसे तुर्की साम्राज्य यानी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो आए और भारत के अंदर कैसे तुर्की यानी तुर्कों ने भारत के अंदर यहाँ आकर के अनेक युद्ध के उन युद्धों में विजय प्राप्त की तथा कैसा भारत के अंदर तुर्की साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। इस तुर्की साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये जो महमूद गोरी यानी जो गौर से आया था और जिन्होंने तराइन के दो युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में यानी 1191 और 92। उसके बाद में यानी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये उसी मोहम्मद जो गोरी था उसका एक गुलाम था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो तुर्की साम्राज्य की स्थापना में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। दूसरा है इल्तुतमिश यानी ये इसका गुलाम था। फिर उसके बाद में एक भारतीय इतिहास की गद्दी पर बैठने वाली जो महिला थी वो रजिया सुल्तान, उसके बाद में रजिया सुल्तान, फिर बलबन, फिर खिलजी साम्राज्यवाद। यानी यहाँ तक क्या पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और उसके बाद में बलबन। उसके बाद यानी यहाँ दूसरी यानी हमारी जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, इन सब ने मिलकर कैसे भारत के अंदर तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। तो फिर इसके बाद में क्या है, खिलजी साम्राज्य यानी ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इल्तुतमिश, रजिया इन्होंने शासन किया। फिर एक समय जब ऐसा आया कि 1200 यानी एक समय ऐसा आया जब जलालुद्दीन खिलजी ने यानी जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था उसको पराजित करके और भारत के अंदर एक नए खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। तो खिलजी साम्राज्यवाद, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिणी भारत एवं राजस्थान में प्रसार, यानी कैसे खिलजी साम्राज्य का एक तो दक्षिणी भारत में और एवं राजस्थान में कैसे इनका प्रचार प्रसार हुआ, कैसी उसके समय यहाँ की प्रशासनिक अवस्थाएं थी, इन्होंने कैसे अपने प्रशासन के माध्यम से तथा कौन कौन से प्रशासन में सुधार किए एवं उन्होंने कैसे यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उसके हिसाब से आर्थिक नियंत्रण यानी आर्थिक नियंत्रण तथा इसका राज्य व जनता पर प्रभाव, यानी इन्होंने अपने आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से सुधार किए, कौन से सुधारों को करना ये चाहते थे, उसके अंतर्गत जो भी भारतीय राज्य की जनता पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारी इकाई फर्स्ट के अंतर्गत ये था हमारा सिलेबस। अब भारत का इतिहास, यानी पहले ये समझे भी जो भारत का इतिहास था इनको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम अपनी सहूलियत और इतिहासकारों के अनुसार हम हमारा जो प्राचीन जो भारत का इतिहास है उस भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम कहाँ तक जानेंगे, 711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ये एक सीधी कॉमन सी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट था उसको कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कब से कब तक, 1707 से 1900
1947 तक। कब से कब तक? 1707 से 1947 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो भारत का इतिहास था उनको अपनी सहूलियत और इतिहासकारों के हिसाब से हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? प्राचीन भारत का इतिहास। कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ के आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता से 711 ईस्वी तक का जो इतिहास था उसको हम क्या कहते हैं? यानी प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास, जब भारत के ऊपर तुर्कों के आक्रमण होते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के अंदर आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत। ये कह सकते हैं भी प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बीच का जो पार्ट है, जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम 1707 से लेकर 1947 तक, यानी जब हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त सन 1947 से पहले का जो इतिहास है उसको हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। तो 711 से लेकर 1206 ईस्वी का जो भारत था, यानी जिसको हम उसके बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास, ये सामान्य उस समय भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले कितने व्यक्ति आए थे? 4 मुस्लिम आक्रमणकारी, जिनमें से कोई ईरान से आया था, कोई अरब आक्रमणकारी था, कोई तुर्क था। उसके अंतर्गत हम जो पहला पॉइंट सामान्य जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, यानी पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। यानी ये कह सकते हैं भी भारत के ऊपर पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 711 ईस्वी में आया था। 711 ईस्वी के अंतर्गत कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत के अंदर आने वाला, हम लिख सकते हैं, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, यानी ये सामान्य सी जानकारी है मध्यकालीन भारत के इतिहास तक जानने के लिए। यानी 711 से लेकर 1206 के बीच का जो इतिहास है, उस इतिहास के अंतर्गत भारत के अंदर कौन कौन सी यानी घटनाएं घटी थी, किन बाहरी लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। इसी 711 ईस्वी है उससे लेकर 1206 ईस्वी का काल था बीच का, उसके अंतर्गत भारत के ऊपर 4 मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिसके अंदर पहला था मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम ऐसा यानी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के ऊपर, इन्होंने गैर मुसलमानों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर। तो जिस तरह हम अंतर्गत अब जो वर्तमान के प्रश्न पत्र आते हैं उसके अंतर्गत 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, उसके अंतर्गत पूछा जा सकता है भारत के ऊपर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम आक्रांता या आक्रमणकारी कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इन्होंने भारत के अंतर्गत जो, यानी ये कह सकते हैं हमारा ये भारत है, और यहाँ ऊपर यहाँ जो सिंध का क्षेत्र है, यहाँ जो सिंध का क्षेत्र है, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कहाँ किया था? इस सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। दूसरा जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के अंदर आया था वो कौन था? अलमतगीन। और इसने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था? लगभग 800 ईस्वी के आसपास। 800 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण किया। किसने? ये भी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, अलमतगीन। यानी सर्वप्रथम कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने सिंध प्रांत से भारत के ऊपर आक्रमण किया तथा सर्वप्रथम गैर जो मुस्लिम लोग थे उसके ऊपर जजिया कर लगाया। दूसरा कौन था? अलमतगीन। यानी हम चर्चा कर रहे हैं भी 711 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच में भारत के अंदर क्या हुआ था, क्यों 1206 से ही मध्यकालीन भारत के इतिहास का शुभारंभ होता है। तो उसके अलमतगीन। फिर अब देखो ये जो अलमतगीन था ये यामीनी वंश का संस्थापक था। किस वंश का? यामीनी या गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का संस्थापक, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलमतगीन। यानी या तो इसको कह सकते हैं हम या यामीनी वंश का संस्थापक, या कह सकते हैं इसको गजनी वंश का। ये यामीनी यानी जो अलमतगीन था, इन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण भारत में कहाँ किया? उत्तरी पश्चिमी जो भारत था, कौन सा? उत्तरी पश्चिमी भारत पर आक्रमण करने
करने वाला पहला आक्रांता। अब देखो, जो अलमतगीन था, शासनकाल तो क्या है, लगभग 800 ईस्वी के आसपास इतिहासकारों के अनुसार, और किस वंश का संस्थापक था, यामीनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक था। और इन्होंने भारत के ऊपर सर्वप्रथम आक्रमण कहां से किए, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है सिंध प्रांत के आसपास, यानी यहां जिस तरह हम देखते हैं तो ये उत्तर आ गया, ये पूर्व आ गया, ये दक्षिण आ गया और ये पश्चिमी, यानी जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था वहां से आक्रमण करने वाला पहला, भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, अलमतगीन। आया कहां से था भारत के अंदर, अफगानिस्तान से। कहां से आया था, अफगानिस्तान से। तीसरा जो आक्रांता था भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला वो है महमूद गजनवी। और शासक कहां का था, गजनी का। कहां का शासक था, गजनी का। कहां का शासक था ये, गजनी का। और सर्वप्रथम इन्होंने 997 ईस्वी में, किसमें, सर्वप्रथम 997 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था। किस सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। यानी ये कह सकते हैं भी भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम आक्रांत आए वो आएंगे सिर्फ उत्तरी पश्चिमी सीमा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अरब है, अफगानिस्तान है, ये मुल्तान का क्षेत्र है, ये इधर ही है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। भारत के अंदर 1001 से लेकर 1027 तक, 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे, कुल 17 आक्रमण किए थे। लेकिन इनकी लालसा भारत के ऊपर साम्राज्य विस्तार की नहीं थी। किसके, साम्राज्य विस्तार की इनकी लालसा नहीं थी। सिर्फ ये यहाँ से भारत से धन को इकट्ठा करते थे और लूटपाट करके वापिस अफगानिस्तान या गजनी की ओर चले जाते थे महमूद। अब देखो, जब 1001 से लेकर 1027 तक, यानी कह सकते हैं इन 27 सालों में या 26 सालों में उन्होंने भारत के ऊपर कुल कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। इन्हीं 17 जो आक्रमण थे उसमें जो फेमस इनका महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा है, 16वां जो इन्होंने आक्रमण किया था। कब, 1025 से 26 के बीच गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर लूटा था। कब, यानी इसका ये कह सकते हैं भी जो 16वां आक्रमण, कौन सा, 16 नंबर का इन्होंने जो आक्रमण किया, जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध आक्रमण था वो कब किया था, 1025 to 26 किस पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात के अंदर। कहाँ है सोमनाथ मंदिर, गुजरात के अंदर। और यहाँ से इन्होंने, अब जब जो ईश्वरी प्रसाद, यानी जो भारतीय इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, उसके अनुसार, यानी जो कुल 17 बार भारत पर उन्होंने आक्रमण किए, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां था, जिसमें 1025-26 में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तथा फिर 1030 के अंदर, किसके अंदर, 1030 के अंदर अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है। किसकी, अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है किसकी, महमूद गजनवी की। तो भारतीय इतिहास के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शासक कह सकते हैं भी तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत या मुस्लिम आक्रमणकारी तीसरा कौन सा था, महमूद गजनवी। 4 नंबर कौन सा है, महमूद गोरी। और किस वंश से था, गजनी वंश से ही था वैसे तो। और आया भारत में कहां था, गौर से। यानी ये कह सकते हैं भी सन 1175 के अंदर, कब, 1175 के अंदर अफगानिस्तान से भारत आया था। कब, 1175 के अंदर अफगानिस्तान से भारत आया, अफगानिस्तान से भारत आया कौन, महमूद गोरी। कब, 1775 के अंदर अफगानिस्तान से भारत आया कौन, महमूद गोरी। अब पढ़ते हैं, फिर इन्होंने आते ही यहाँ मुल्तान पर सर्वप्रथम, यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो वर्तमान जो पाकिस्तान के अंदर है उसके अंदर उन्होंने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, क्या, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मुल्तान पर आक्रमण किया।
मुल्तान पर आक्रमण किया। यानी ये एक ऐसा शासक था जो भारत के अंदर अपने साम्राज्य के विस्तार की मंशा से आया था और सर्वप्रथम आते ही किस पर आक्रमण किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद में इन्होंने 1194 के अंदर, तब 1100 जो सन 1194 का जो शासन यानी समय था, उसके अंदर चंदावल का शासक था जयचंद। चंदावल के शासक जयचंद को हराया। चंदावल के शासक जयचंद को हराया। कब? सन 1194 में। किसको? चंदावल के शासक जयचंद को हराया। तो 94 से पहले 1778 के अंदर इन्होंने काठियावाड़ पर आक्रमण किया। काठियावाड़ पर आक्रमण किया तथा भीम तृतीय को पराजित किया। किसको? भीम तृतीय को पराजित किया। किसको? भीम तृतीय को पराजित किया। यानी 1178 के अंदर उन्होंने काठियावाड़ पर आक्रमण, फिर 1194 में चंदावल के शासक जयचंद को हराया था। फिर हम अब जब आगे की चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत फिर इसी महमूद गोरी के साथ में फेमस जो महत्वपूर्ण जो दो युद्ध है भारतीय इतिहास के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं भी मील के पत्थर साबित हुए थे। यानी जो 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, वो भारतीय इतिहास के अंदर मील का पत्थर कैसे साबित हुआ? क्योंकि भारत के अंदर जो चौहान वंश था उस लगभग समापन की ओर जा रहा था और भारत के अंदर तुर्की साम्राज्य की स्थापना या नींव पड़ गई थी। अब हम कह सकते हैं भी सन 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा गोरी कह सकते हैं भी महमूद गोरी, इन दोनों के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस तराइन के प्रथम युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज का जो सेनापति था गोविंदराज, उन्होंने यानी इसको बुरी तरह से पराजित किया। किसको? महमूद गोरी को पराजित किया तथा सर्वप्रथम ये कह सकते हैं भी भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। किन्होंने पीछा नहीं किया था? पृथ्वीराज की जो सेना थी। क्यों? क्योंकि भारतीय इतिहास के अंतर्गत जितने भी राजपूत राजा हैं, उन राजपूत राजाओं की ये एक विशेषकर खासियत होती थी भी भागते हुए किसी भी व्यक्ति का ये पीछा नहीं करते थे। लेकिन वैसे भी हम देखें तो एक दो बार किसी ने किसी का पीछा किया था, तो इन्होंने पीछा नहीं किया था। अब जब ये महमूद गोरी वापिस गौर चला जाता है, कहाँ? महमूद गोरी जब वापिस गौर चला जाता है, फिर 1192 के अंदर फिर ये भारत के ये एक महत्वाकांक्षी शासक था, ये अपनी हार थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इस कारण फिर इन्होंने एक साल जबरदस्त सैन्य अभियान की तैयारी की तथा 1192 में उसी तराइन के मैदान में वापिस आ डटा। और तथा उस तराइन के मैदान में जब पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसके पास में इन्होंने एक दूत को भेजा भी हम संधि कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब तराइन के सन 1192 के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं थी वो सुबह यानी जो सुबह का समय था उस समय जब नित्य क्रियाओं के लिए चली यानी गई हुई थी, उस समय इन्होंने अपने जो 40,000 सैनिक थे उनको अलग अलग 10-10 हजार के भागों में विभाजित किया तथा उसी समय यानी उधर तो संधि के बहकावे में रखा तथा उसी समय उन्होंने आक्रमण करवा दिया। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं भी 1192 के अंदर विजय किसकी हुई थी? महमूद गोरी की विजय हुई थी तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये कह सकते हैं भी 1192 का जो इतिहास था वो भारत के अंदर यानी जो 1192 का तराइन का युद्ध था ये मोहम्मद गोरी के लिए भारत के अंदर मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि अब 1192 के बाद में भारत के अंदर किसकी स्थापना हो गई थी? तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। फिर ये जब 1192 और 1191 का जो युद्ध है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। फिर अब देखो जब सन 1206 ईस्वी में यानी तराइन का युद्ध जीत करके और उसके बाद में कई अन्य जब 1206 ईस्वी में जब यह महमूद गोरी वापिस गौर की ओर लौट रहा था तब 1206 ईस्वी में अफगानिस्तान के अंदर कौन से? अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ही भयंकर जो जाति है जिसका नाम है खोखर। कौन सी? खोखर जाति है। इन खोखर जाति ने सन 1206 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी थी? महमूद गोरी की हत्या कर दी थी। तथा भारत के अंदर जब भारत विजय कर लिया था यानी कह सकते हैं राजस्थान को जब इन्होंने विजय कर लिया था, भारत के ऊपर उसमें चौहान वंशों का शासन था, उसको जब विजय कर लिया था उसके बाद में इन्होंने जब ये 1206 ईस्वी के
यानी 1192 के अंदर जब इन्होंने तराइन का युद्ध जीत लिया था, उस युद्ध के बाद में यहाँ एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ का सम्राट या राजा घोषित करने के बाद में कहाँ चला जाता है, 1206 ईस्वी में जब ये खोखरों यानी जब गौर की ओर जा रहा था तो अफगानिस्तान की एक बहुत ही भयंकर कह सकते हैं भी कुटिल जनजाति थी जिसका नाम था खोकर, जिन्होंने इसको घेर कर और इसकी 1206 ईस्वी में हत्या कर दी। मध्यकालीन भारत का इतिहास है, हम इसको दो पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है सल्तनत कालीन इतिहास, कौन सा, सल्तनत कालीन, और दूसरा है मुगल कालीन। दूसरा कौन सा है, मुगल कालीन। मुगल कालीन इतिहास को हम कब से कब तक पढ़ेंगे, 1526 से लेकर 1707 तक, यानी जब बाबर भारत के अंदर आता है और 1526 में पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है इब्राहिम लोदी पर, उसके बाद में भारत के अंदर कह सकते हैं भी पूर्ण रूप से मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। और कब से कब तक पढ़ेंगे, 1526 से लेकर 1707 के बीच का जो इतिहास है उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मुगल कालीन। फिर जो सल्तनत कालीन जो इतिहास था इसको हम पढ़ेंगे 1206 से लेकर 1526 तक, यानी इब्राहिम लोदी तक का जो इतिहास है उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, सल्तनत कालीन इतिहास के अंतर्गत। तो अब सल्तनत कालीन इतिहास के अंतर्गत भारत के ऊपर 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने, 5 राजवंशों ने शासन किया था। 1206 ईस्वी के अंदर जब तराइन का युद्ध जीतकर और सन 1206 ईस्वी में जब महमूद गोरी अपने क्षेत्र गौर की ओर लौट रहा था तो 1206 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी जाती है, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है अफगानिस्तान के खोखरों जनजाति के लोगों द्वारा। तथा उसी समय भारत के अंदर इसी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के ऊपर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। उसी साम्राज्य को क्या कहते हैं, गुलाम वंश। इस गुलाम वंश के अंतर्गत या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, 5 राजवंशों ने। कौन कौन से थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब जब हम इसके समय की थोड़ी सी चर्चा करते हैं भी कौन से शासक ने कब तक भारत के ऊपर शासन किया, तो वो था 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था। किसने, गुलाम वंश के शासकों ने भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर 1206 से लेकर 1290 तक। फिर 1290 के अंदर जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था उसको खिलजी वंश के संस्थापक था जो जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने उसकी हत्या कर दी तथा भारत के ऊपर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। कब, 1290 से लेकर 1320 तक हम किसका इतिहास पढ़ेंगे, खिलजी साम्राज्य का। किसका इतिहास पढ़ेंगे, जिसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो तीसरा वंश है तुगलक वंश, तीसरा वंश जो रहा था 1320 से लेकर सेम संख्या 1414 ईस्वी तक। कब है, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक के कौन सा वंश रहा था, तुगलक वंश। उसके बाद में सैयद वंश, कौन सा वंश, सैयद वंश। तो एक तो ये संख्या आ जाएगी कौन सी, 1414 से, यानी सैयद वंश का यानी जो शासन काल था वो कब था, 1414 से लेकर के कब तक रहा था, 1451 तक, 1451 तक, 1414 से लेकर 1400। फिर लोदी वंश कब से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 तक। और 21 अप्रैल सन 1500 यानी जो 26 था उस समय जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उस पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी भारत के अंदर जो मुगल शासक बाबर आया था, इन्होंने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित किया तथा भारत के अंदर एक नए वंश की स्थापना की। किसकी, मुगल कालीन। लेकिन वैसे तो मुगलों ने 1861 तक, यानी जो बहादुर शाह जफर है उसकी मृत्यु नहीं तब तक शासन किया, लेकिन किया किसके, किसी ने यानी शासक या किसी न किसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उसके अधीन रहकर कार्य किया। तो हम प्रमुख रूप से 1707 तक जो औरंगजेब की मृत्यु होती है वहां तक का जो काल है उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, मुगल कालीन काल के अंतर्गत। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। फिर सैयद वंश जो चौथा वंश आया था दिल्ली के ऊपर, सैयद वंश, उसका संस्थापक था
खिजर खां। इसका तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल खां लोधी। बहलोल खां लोधी। बहलोल खां लोधी। ये कह सकते हैं भी ये जितने भी थे ना, ये लगभग तुर्कों की श्रेणी में आते, ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इसके बाद में कौन आएगा? सिकंदर लोधी। ये वही सिकंदर लोधी है जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? आगरा नगर को बसाया था। किसको? आगरा नगर को बसाया था। तथा अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी को यानी अफगान का एक शासक था जिसका नाम क्या था? बाबर। उज्बेकिस्तान से आया था और अफगान जो मुस्लिम बादशाह था उसका नाम क्या था? मुगल के यानी जो बादशाह था उसका नाम क्या था? बाबर। तो इसी इब्राहिम लोधी प्लस बाबर, इब्राहिम लोधी प्लस बाबर के मध्य 21 अप्रैल सन 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध होता है। और इस पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर विजयी रहता है तथा भारत के अंदर जो सल्तनत कालीन जो समय था उस सल्तनत कालीन का समापन होता है तथा भारत या दिल्ली की गद्दी पर एक नया और वंश उभर कर आता है जिसका नाम क्या है? मुगल कालीन या मुगल वंश। तो इस मुगल वंश का शासनकाल कब से कब तक है? 1526 से लेकर 1707 तक। मुगलों के जो शासक पहला भारत के अंदर शासक आया उसका नाम था बाबर। फिर बाबर का पुत्र हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं प्लस शेर शाह सूरी। बीच के अंदर शेर शाह सूरी भी आता है जो अफगान शासक था। शेर शाह हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में किसका शासन आएगा? जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे उसके अंदर विजयी कौन रहा था? औरंगजेब। विजयी कौन रहा था? औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक। अब देखो जब 1526 के अंदर पानीपत के युद्ध में ये बाबर लोधी वंश के अंतिम शासक किसको हरा देता है? इब्राहिम लोधी को हरा देता है। कब? तो ये कह सकते हैं भी उसी समय भारत के अंदर एक नए वंश की स्थापना होती है और वो वंश कौन सा होता है? मुगल वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक कह सकते हैं कौन था? बाबर। किसको पराजित किया था? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। और किस वंश के? लोधी वंश के अंतिम संस्थापक किस? इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया तथा भारत के ऊपर एक नए वंश की स्थापना की। किसकी? मुगल वंश की। तो बाबर कह सकते हैं भी 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। कब से कब तक? 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। और सर्वप्रथम इन्होंने पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद में चंदेरी का युद्ध और उसके बाद में घाघरा का युद्ध, यानी कह सकते हैं भी ये इन 4 वर्षों के शासनकाल में युद्धों के अंदर ही रहा था। और अंत में 1530 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है तथा फिर इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। कब? हुमायूं गद्दी पर बैठता है। कब? 1530 से पहले तो 1540 तक, 1530 से लेकर 1540 तक बैठता है। फिर इसी के समय एक अफगान का शासक आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कनौज तथा बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है और दिल्ली के ऊपर सन 1540 के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको क्या कहते हैं हम? सूरी वंश या अफगान शासक जो शेर शाह सूरी था उसकी। फिर 1540, फिर 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी शासन करता है। फिर जैसे ही शेर शाह सूरी जो सूरी वंश का धीरे धीरे पतन होने लगता है, फिर इसी हुमायूं ने सन 1556 के अंदर फिर गद्दी को, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये कह सकते हैं भी हुमायूं ने 1530 से 40 तक, फिर 1555-56 के अंदर फिर दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। तो हम कह सकते हैं भी दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। 2 बार बैठने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। 1556 के अंदर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं का पुत्र गद्दी पर बैठता है कौन? अकबर। कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक किसकी गद्दी पर आसीन रहता है? दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहता है कौन? मुगल बादशाह अकबर।
फिर उसके बाद में जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसका बचपन में नाम क्या था, सलीम, तथा जिसको अकबर बचपन में शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। तो अकबर का यानी जो जहांगीर का शासनकाल तक क्या था, 1605 से लेकर 1627 तक। कब से कब तक जहांगीर का शासनकाल क्या था, 1605 से लेकर 1627 तक। फिर उसके बाद में शाहजहां, यानी जो जहांगीर का पुत्र था, कौन, शाहजहां, जिसको ये क्या कहा करता था बचपन में, खुर्रम। अब 1627 के अंदर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, फिर इसका उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहां गद्दी पर बैठता है। तो 1628 से लेकर 1658 तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहता है कौन, शाहजहां। और शाहजहां के बाद में अंतिम, ये कह सकते हैं भी अंतिम सर्वोच्च ताकतवर जो राजा था औरंगजेब, वो ही मुगल बादशाह का अंतिम शासक था। यानी उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे, उन मुगल शासकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया था जो अपने साम्राज्य की विस्तार के अंदर लालसा रखता हो तथा अन्य राजाओं के साथ में युद्ध किया हो। उसके बाद में धीरे धीरे 1707 के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है तथा भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में आगमन होता है तथा उसके बाद में पूर्ण रूप से यह कह सकते हैं भी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर वर्चस्व हो जाता है तथा भारत का जो आई तो व्यापार करने थी, लेकिन भारत का जो प्रशासन भी है वो किसके हाथ में चला जाता है, अंग्रेजों के हाथ में। तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1658 से लेकर 1707 तक, जब किसकी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं भी इस मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो भारतीय इतिहास है उसका पार्ट नंबर जो 2 है, तो हम कह सकते हैं भी मध्यकालीन भारत के इतिहास का समापन कब हो जाता है, 1707 ईस्वी में। पहला प्रश्न क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। यानी मध्यकालीन जो भारत का इतिहास था जिसके बारे में हमने चर्चा की, कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1707 का जो समय था वो क्या कहलाया था, मध्यकालीन भारत, यानी बीच का इतिहास। यानी प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ के आए, फिर उसके बाद में मध्यकालीन, जब हम बीए फाइनल के अंदर जाएंगे तो उसके अंतर्गत इतिहास विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो बीए सेकेंड ईयर क्लास के अंतर्गत मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसको जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी वो कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो लिखित ग्रंथ हो, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र में लिखे गए हो, या किसी भारत के अंदर आने वाले जो यात्री थे उन यात्रियों के विवरण से उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में इन्होंने बखान किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो हम जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है हम इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं, पहला तो है ऐतिहासिक, यानी वे कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य है जिसके बारे में हमको मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे हैं साहित्यिक, दूसरे साहित्यिक स्रोत, दूसरे कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत। तथा जो तीसरी जानकारी हम जिस मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में मिलती है वो किसके द्वारा दी गई थी, विदेशी यात्रियों के द्वारा, विदेशी यात्रियों के द्वारा। किसके, यानी विदेशी यात्री, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास है उनके जो स्रोत है, यानी मध्यकालीन इतिहास को जानने के जो भी हमारे पास में जितने भी साधन हैं उन साधनों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ऐतिहासिक स्रोत, यानी जो राजा महाराजाओं के समय लिखे गए थे। उसके बाद में साहित्य, यानी साहित्य जगत के लेखन को आगे बढ़ाने के लिए लिखे, उससे भी हमको कुछ जानकारी मिलती है मध्यकालीन इतिहास की। उसके बाद में विदेशी यात्रियों द्वारा जो भारत के अंदर आए और उन्होंने यहाँ आकर के वर्णन किया, यानी भी भारत का उस समय भारत ऐसा था, यहाँ के धार्मिक अवस्थाएं ऐसी थी, राजनीतिक प्रक्रियाएं ऐसी थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक, यानी यहाँ का समाज कैसा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है उनमें पहला कौन सा है, ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी इन ऐतिहासिक ग्रंथों में उस समय के बारे में, यानी उस इतिहास काल में कौन कौन से व्यक्तियों ने किन किन ग्रंथों की, यानी जो ग्रंथों के माध्यम से हमको जानकारी दी है। उनके अंदर कुछ फारसी इतिहासकार थे, कुछ
अरबी भाषा के अंतर्गत कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमको कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। तो उन जानकारियों के बारे में हम चर्चा करें। उसके ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा है? ताजुल मासिर। कौन सा ग्रंथ है? ताजुल मासिर। और इसका लेखक कौन था? हसन निमाजी। यानी पहला ग्रंथ कौन सा है? ताजुल मासिर। और रचना यानी जिसने लिखने वाला व्यक्ति कौन था? हसन निमाजी। और ये जो ताजुल मासिर ग्रंथ है उसके अंदर 1192 से लेकर 1218 तक के जो तुर्कों के जो सैनिक अभियान थे उन सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। ये कह सकते हैं भी 1192 के अंदर जब तराइन का युद्ध होता है उससे लेकर लगभग इल्तुतमिश के शासन तक की शासन के काल में जितने भी सैनिक अभियान किए गए थे उन सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है किसके अंदर? ताजुल मासिर ग्रंथ के अंतर्गत। तो उसी के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों दूसरा ग्रंथ है तबकाते नासिरी। यानी ये कुछ फारसी भाषा में लिखे गए और कुछ तो तुर्की भाषा में और कुछ उर्दू भाषा के अंतर्गत लिखे। दूसरा ग्रंथ है तबकाते नासिरी। रचनाकार कौन था? मिनहाज उस सिराज। रचनाकार कौन है? मिनहाज उस सिराज। यानी जो इसका ग्रंथ था उसका नाम क्या है? तबकाते नासिरी। तथा इस ग्रंथ के अंतर्गत 1259 तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। किस कब तक के इतिहास की? यानी ये कह सकते हैं भी गुलाम वंश के प्रारंभ यानी सल्तनत काल के प्रारंभ से लेकर 1259 तक का जो इतिहास था, कब तक का? 1259 तक का इतिहास था। इसके बारे में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तबकाते नासिरी ग्रंथ। रचनाकार कौन था? मिनहाज उस सिराज। तो प्रिय विद्यार्थियों इन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत जो तीसरा ग्रंथ है वो कौन सा है? तारीख-ए फिरोज शाही। कौन सा? तारीख-ए फिरोज शाही। ये मत समझ लेना भी फिरोज जो शाही या फिरोज तुगलक है उसके बारे में जानकारी नहीं, नाम है तारीख-ए फिरोज शाही। लिखने वाला कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। यानी रचना किसने की? तारीख-ए फिरोज शाही की जियाउद्दीन बर्नी। तथा इस तारीख-ए फिरोज शाही में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। किन के बारे में? जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने 1301 के अंदर भारत यानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, नहीं 1303 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। फिर मोहम्मद तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है किस ग्रंथ में? तारीख-ए फिरोज शाही। तो प्रिय विद्यार्थियों ग्रंथ नंबर 4 कौन सा है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है? तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद। और इसका रचनाकार कौन था? अल-बरूनी। कौन था रचनाकार? अल-बरूनी। और इस जो तारीख उल हिंद है इस ग्रंथ के अंतर्गत किसकी जानकारी मिलती है? यानी जब महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया था, किसकी जानकारी मिलती है? जब महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उस समय भारत की दशा कैसी थी, यानी ये जानकारी किस में मिलती है? तारीख उल हिंद। रचनाकार कौन था? अल-बरूनी। और जानकारी किसकी मिलती है? मोहम्मद बिन गजनवी, महमूद बिन गजनवी था जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। उन आक्रमणों के बाद में भारत की दशा क्या थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों स्रोत नंबर 5 है तारीख-ए मुबारक शाही। 5 नंबर स्रोत कौन सा है? तारीख-ए मुबारक शाही। रचनाकार कौन है? यहिया बिन अहमद। इसका रचनाकार कौन था? यहिया बिन अहमद। और इस जो तारीख-ए मुबारक शाही है इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था सैयद वंश, जब सामान्य जानकारी ली जिसका संस्थापक खिजर खां था। और इसे तारीख-ए मुबारक शाही जो ग्रंथ है जिसका रचनाकार यहिया बिन अहमद था, इस ग्रंथ के अंदर सैयद वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। किस? मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत नंबर 6 कौन सा है? खजाए-नुल फुतूह। नाम क्या है? यानी जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? खजाए-नुल फुतूह। और रचनाकार कौन था इसका? अमीर खुसरो। रचनाकार कौन था इसका? अमीर खुसरो। और इस खजाए-नुल फुतूह ये कह सकते हैं जो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी कवि था। तो खजाए-नुल फुतूह का रचनाकार अमीर खुसरो। तथा इस ग्रंथ के अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय प्राप्त की थी उन विजयों की जानकारी मिलती है किस ग्रंथ के अंतर्गत? खजाए-नुल फुतूह। तो इसके अंतर्गत अगला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सलातीन-ए अफगाना। रचयिता कौन थे?
अहमद यादगार ने इसकी रचना की तथा इस सलातीन अफगाना के अंतर्गत लोदी व सूरवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसी के बारे में, एक तो जो लोदी वंश था और उसके बाद में जो शेरशाह सूरी का वंश था उसके बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके अंदर? सलातीन अफगाना। तो अगला प्रिय विद्यार्थियों, अगला ग्रंथ है बाबरनामा। कौन सा ग्रंथ है? बाबरनामा। और इस बाबरनामा जो ग्रंथ है इसकी रचना खुद किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। तथा इस ग्रंथ के अंतर्गत बाबर की जो भारत विजय थी, यानी जो बाबर ने भारत के अंदर जो विजय प्राप्त की थी, जिस तरह पानीपत का युद्ध जीता, फिर उसके बाद में खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और उसके बाद में घाघरा का युद्ध जीता, उन विजयों की जो जानकारी मिलती है वो किसके अंदर? बाबरनामा के अंतर्गत। तथा उस जो विजय प्राप्त की थी उस समय भारत की राजनीतिक आर्थिक अवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है किस ग्रंथ में? बाबरनामा ग्रंथ के अंतर्गत। फिर अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? यानी हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की तथा इस हुमायूंनामा जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के अंदर हुमायूं के इतिहास काल की पर्याप्त जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के अंतर्गत? हुमायूंनामा के अंतर्गत, जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की तथा ये कह सकते हैं भी इसके अंतर्गत हुमायूं के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो ग्रंथ है तज़किरात उल वाक़ियात। ग्रंथ का नाम क्या है? तज़किरात उल वाक़ियात। और रचनाकार कौन है? जोहर। रचनाकार का नाम क्या है? जोहर। तथा इसमें भी, इस ग्रंथ के अंदर भी जो हुमायूं मुगल बादशाह था उसके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटी उन घटनाओं के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? तज़किरातुल वाक़ियात नामक ग्रंथ के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, ग्रंथ नंबर 11वां कौन सा है? आईने अकबरी। ये कह सकते हैं भी अब अकबर का शासनकाल आ गया और उसके बारे में लिखा जाएगा। तो आईने अकबरी, रचनाकार कौन था आईने अकबरी का? अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था, अबुल फजल। तो इस जो आईने अकबरी है इसके अंदर अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसका नाम क्या है? अकबरनामा। और इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। और अबुल फजल ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से शामिल था, जिन्होंने क्या लिखा था? अकबरनामा। और इस अकबरनामा के अंतर्गत अकबर के शासनकाल के अंदर जो भी घटनाएं घटी उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है कौन सा ग्रंथ? अकबरनामा। फिर प्रिय विद्यार्थियों, 13 नंबर ग्रंथ है उसका नाम है मुनत ख्वाब उत तवारीख। नाम क्या है? मुनत ख्वाब उत तवारीख। और रचनाकार कौन था इसका? बंदायूनी। रचनाकार कौन था इसका? बंदायूनी। तथा इस मुनत ख्वाब उत जो तवारीख है उसमें अकबर का जो इतिहास था उस इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ के अंतर्गत? मुनत ख्वाब उत तवारीख ग्रंथ के अंतर्गत। फिर प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला हमारा ग्रंथ है जिसके बारे में हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है वो है लाहौरी कृत बादशाहनामा। नाम क्या है? लाहौरी कृत बादशाहनामा। और इसका रचनाकार कौन था? अबुल हमीद लाहौरी। रचनाकार कौन था? अबुल हमीद लाहौरी। तथा ये जो लाहौरी कृत बादशाहनामा है इसके अंतर्गत शाहजहां, यानी जो जहांगीर के बाद में मुगल बादशाह गद्दी पर आसीन हुआ था, तो इसके अंदर शाहजहां के राज्य के प्रारंभ के जो 20 वर्ष थे, यानी जो प्रारंभिक 20 वर्षों के अंतर्गत शाहजहां ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया उसकी जानकारी मिलती है किस ग्रंथ के अंदर? लाहौरी कृत बादशाहनामा। फिर अंतिम ग्रंथ कौन सा है? आलमगीरनामा। ग्रंथ का नाम क्या है? आलमगीरनामा। तथा इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है? मिर्जा मुहम्मद काजिम। ग्रंथ का रचनाकार कौन है? मिर्जा मुहम्मद काजिम। तथा ये जो मिर्जा मुहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया आलमगीरनामा है इसके अंतर्गत, यानी ये कह सकते हैं जो ताकतवर अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब, यानी जहां तक मध्यकालीन इतिहास का हम बात करते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है वहां तक, तो जो आलमगीरनामा है मिर्जा मुहम्मद काजिम इसका रचनाकार था। और इसके अंदर औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों की जानकारी मिलती है। हमारा 2 नंबर जो ग्रंथ है वो है साहित्यिक ग्रंथ, यानी उस समय साहित्य की क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई थी और इस साहित्य जो ग्रंथ लिखे गए थे उसके अंतर्गत हमको वहाँ उस समय की आर्थिक
आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक जो हमारी दशा थी, सामाजिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, साहित्यिक जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत हमें उस समय के यानी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास था उस समय की आर्थिक अर्थव्यवस्था यहाँ कैसी थी, राजनीतिक गतिविधियां कैसी थी, धर्म के ऊपर किसका आधिपत्य था या धार्मिक अवस्थाएं कैसी थी, तथा उस समय भारत के अंदर या सामाजिक कुरीतियां थी या सामाजिक या समाज कैसी थी, इस अवस्थाओं के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। किस रचनाकार का नाम क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी। और इस मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था पद्मावत। जिस ग्रंथ का नाम था पद्मावत, जिस ग्रंथ का नाम क्या था, पद्मावत। इसी पद्मावत ग्रंथ पर पीछे एक फिल्म भी बनाई गई थी, लेकिन जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ है पद्मावत, इस पद्मावत ग्रंथ के अंतर्गत हमको क्या जानकारी मिलती है। तो इस पद्मावत ग्रंथ के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत थी, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय की जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था, उस पद्मावत ग्रंथ के अंतर्गत जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के ऊपर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, तथा इस चित्तौड़ के रावल रतन सिंह, उस समय जो रतन सिंह ने जो यानी जो केसरिया धारण किया था, पद्मावती ने जौहर किया था। इसी जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, इसी आक्रमण की जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि इस ग्रंथ के अंदर पद्मावत में। अहमद उल उमेरी ने अपना जो एक ग्रंथ लिखा था उसमें बाज बहादुर तथा मालवा की जो राजकुमारी थी रूपमती, मालवा की राजकुमारी रूपवती, यानी ये जो दोनों थे बाज बहादुर तथा रूपवती जो मालवा की राजकुमारी थी, इन दोनों के मध्य जो प्रेम प्रसंग का वर्णन है वो किसने किया था, अहमद उल उमेरी ने यानी वर्णन किया था। तथा इसके साथ साथ ही इस अहमद उल उमेरी ने अपने ग्रंथ में मालवा की उस समय की जो सामाजिक दशा थी, मालवा की उस समय की जो सामाजिक आर्थिक जो दशाएं थी उसका भी वर्णन किया था। विद्यार्थियों, विदेशी यात्रियों यानी कौन कौन से भारत के अंदर उस समय मध्यकालीन भारत के अंदर विदेशी यात्री आए, जिन विदेशी यात्रियों के माध्यम से वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशी जो यात्री आए थे उनमें पहला जो आने वाला व्यक्ति कौन था, इब्न बतूता। ये इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। नाम क्या है, इब्न बतूता, और मोरक्को का निवासी था। तथा यह भारत में 8 वर्ष तक रहा था। कितने वर्ष तक, 8 वर्ष तक भारत में रहा। तथा इन 8 वर्षों में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल रहला, यानी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इब्न बतूता द्वारा लिखित किताब उल रहला। तथा इस किताब उल रहला में किसके बारे में जानकारी मिलती है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। जो मोहम्मद तुगलक वंश से संबंधित था, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था भी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश। और भारत के ऊपर ये कह सकते हैं भी इन सल्तनत कालीन सम्राटों के अंतर्गत सबसे ज्यादा शासन किसने किया था, तुगलकों ने शासन किया था। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी देती है कौन सी, किताब उल रहला, जो पुस्तक लिखी थी किसने, इब्न बतूता ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत के अंदर आने वाला जो दूसरा विदेशी यात्री था वो कौन था, मार्को पोलो। और ये मार्को पोलो जब आया था तो उन्होंने आते ही भारत के अंदर जो दक्षिणी भारत के अंदर जो 13वीं सदी के समय यहाँ की जो राजनीतिक व सामाजिक दशा थी उस दशा का वर्णन किया था किसने, मार्को पोलो ने। और भारत के यानी उस समय भारत के अंदर जो 13वीं सदी चल रही थी, उस 13वीं सदी के अंतर्गत उस समय भारत की राजनीतिक व आर्थिक दशा कैसी थी, इसका वर्णन किसने किया था, मार्को पोलो ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो व्यक्ति आया था उसका नाम है
अब्दुल रज्जाक। नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक। ये क्या था? एक ईरानी राजदूत था। कौन था? ईरानी राजदूत। और किसके दरबार में आया था? तो दक्षिणी भारत के अंदर दो राज्य थे, विजयनगर और बहमनी राज्य। तो उन विजयनगर के सम्राट के दरबार में आया था। किसके दरबार में? विजयनगर के सम्राट के दरबार में आया था। तथा इस अब्दुल रज्जाक जो ईरानी राजदूत था, इसने उस समय जो विजयनगर राज्य था उसके अंदर आर्थिक अवस्थाएं कैसी थी, धर्म का जो प्रचलन था वो कैसा था, यानी वहां की सामाजिक प्रक्रियाएं कैसी थी, उसके बारे में जानकारी दी। फिर चौथा जो व्यक्ति आने वाला था उसका नाम है निकोल कोंटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो निकोल कोंटी था ये एक इटली का यात्री था। कहाँ का? इटली का यात्री था। तथा 1520 में भारत में आया था। कब? 1520 में भारत आया था। तथा इन्होंने जैसे ही 1520 में भारत आया तो उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे या उसके अंतर्गत भारत के अंदर जो 16वीं शताब्दी की दशा थी उसका वर्णन किया है। किसने? निकोल कोंटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर 5 नंबर जो व्यक्ति भारत के अंदर आया उसका नाम था पेइज। और ये पेइज था, ये एक पुर्तगाली यात्री था। कौन है? पुर्तगाली यात्री था। और उन्होंने उन्होंने अपने ग्रंथ में किस राज्य का विस्तृत वर्णन किया है? जो दक्षिणी भारत के अंदर जो साम्राज्य थे विजयनगर और बहमनी, उसके अंतर्गत इस पेइज जो पुर्तगाली यात्री था, इन्होंने विजयनगर राज्य का विस्तृत वर्णन किया है अपने ग्रंथ में। के अंतर्गत आने वाला छठा व्यक्ति कौन था? सर टॉमस्रो। कौन था? सर टॉमस्रो, जो 1615 में उस समय भारत के अंदर मुगल जो शासक था वो कौन था? जहांगीर। ये कह सकते हैं भी भारत के अंदर पूर्ण रूप से आने वाला जो प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था वो कौन था? सर टॉमस्रो। 1615 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और भारत आने के बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? एम्बेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है एम्बेसी, जिसका रचनाकार कौन था? सर टॉमस्रो। तथा ये जो एम्बेसी पुस्तक है ये किसके बारे में जानकारी देती है? जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानकारी देती है। क्यों? क्योंकि ये जो सर टॉमस्रो है वो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। उसी के शासनकाल में एम्बेसी नामक पुस्तक लिखी तथा उस पुस्तक में किसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है? जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर 7 नंबर का जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम था बर्नियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 2 नंबर वाला, बर्नियर। और यात्री ये कहाँ का था? फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर। और ये 1658 के अंदर भारत में आया था। कब? 1658 के अंतर्गत भारत में आया था। तथा भारत में आने के बाद में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल, यानी जो मुगल समय था उस समय की यात्रा। तो पुस्तक यानी इन्होंने जो बर्नियर था इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल की यात्रा। तो इस ट्रेवल इन मुगल एम्पायर जो पुस्तक लिखी थी इसके अंदर इन्होंने औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। यानी औरंगजेब के शासनकाल में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे शाहजहां के समय, उनके सभी के बारे में जानकारी देता है। कौन सा ग्रंथ है? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। तो लिखित स्रोतों की समीक्षा, यानी ये कह सकते हैं भी जो लिखित स्रोत मिले हैं उसका हम सारांश निकालें या उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें तो उनके अंदर कौन सी कमियां हमको देखने को मिलती है। तो इन कमियों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं भी जितने भी फारसी इतिहासकार थे, जितने भी फारसी इतिहासकार थे उन्होंने जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने तिथियों का वर्णन नहीं किया और जो किया वो भी गलत है। जो भी किया
वो भी गलत है। तो हम जो लिखित स्रोत मिले उसकी अगर हम समीक्षा करते हैं, इस प्रश्न के अंत में ये कह सकते हैं भी सारांश निकालते हैं, तो जितने भी फारसी इतिहासकार थे उन्होंने जो वर्णन किया है यहाँ की उस समय की जो भारत की अवस्थाएं कैसी थी उस समय का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने न तो तिथियों का वर्णन नहीं किया, अगर तिथियों का वर्णन किया है तो वो भी सही तरीके से नहीं किया। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने हर चीज की अलग अलग तिथियां दिया, इस कारण उन तिथियों के अंदर क्या नहीं बैठ सकता, सामवेश नहीं बैठ सकता दोनों के मध्य। इस कारण जो समीक्षा की गई है उसका पहला नंबर। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकाला वो क्या है भी जितने भी ग्रंथ उस समय लिखे गए थे और जो व्यक्ति लिखने वाला था वो अपने ही सम्राट के बढ़ चढ़ कर यानी अपने ही सम्राट का बढ़ चढ़ कर उन्होंने बखान किया भी हमारा सम्राट ऐसा था, जनता के लिए ये कार्य किए थे, लेकिन तथा उसके पक्ष में ही निर्णय रखा गया था। यानी जिस राजा के अंडर में जो रचनाकार रहता था वो उन्हीं के दबाव के कारण उन्हीं राजा के बारे में अच्छी बातें लिखता था। लेकिन कहीं भी जो 3 नंबर हम कह सकते हैं भी 3 नंबर जो समीक्षा की गई है इनमें कहीं भी किसी भी सम्राट के बारे में सही व्याख्या नहीं मिलती है। सही व्याख्या नहीं मिलती है भी किस राजा ने क्या किया था उसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं मिलती है। धन्यवाद।